नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। डबल इंजन की सरकार का देश के साथ साथ राज्य के लिए कितना फलदायी होता है, इसे मोदी सरकार में आसानी से समझा जा सकता है। राज्य के विकास की बात होती है, गरीबों के कल्याण की बात होती है, बात हर छोटे बड़ों की होती है। अब महाराष्ट्र में ही देख लीजिए किस तरह से शिंदे और बीजेपी की सरकार विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में अगली सियासी लड़ाई बीएमसी चुनाव की है, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। पर उद्धव ठाकरे गुट को हर दिन झटके पर झटके लग रहे हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र के नासिक और परभनी से शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और महाविकास अघाड़ी के लिए बुरी खबर सामने आई, वो भी तब जब संजय राउत 2 दिनों के नासिक दौरे पे थे। नासिक के 50 से ज्यादा ठाकरे गुट के नेता और पार्टी पदाधिकारी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट में शामिल हो गए। और खबर यह भी है कि बीएमसी चुनाव से पहले कई विधायक और कई सांसद शिंदे गुट में शामिल होंगे। तो कैसे झटके पर झटके मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे को, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है? देखिए, ऐसा लग तो रहा है, जो स्थितियां बन रही है और जो स्थिति संजय राउत बना रहा है, उससे तो यही लगता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो बची खुची है उसको खत्म करने का ठेका संजय राउत ने उठा रखा है। जिस तरीके से कांग्रेस में राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं विनाश करके वापस लौटते हैं, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे के गुट में संजय राउत है। पहले ही दौरा के समय ही इतने बड़े बड़े नेता, स्थानीय लीडर की बात करें तो उसमें से 30-30 कारपोरेटर हैं। उसके साथ साथ पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग, पदाधिकारी हैं। उनको संजय राउत बोल रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, जानते नहीं, इनको जानते नहीं है। ये ऐसे ही सामान्य तरीके से अगर 50 कार्यकर्ता भी किसी पार्टी से टूटता है एक क्षेत्र विशेष में, तो भी अफसोस होता है, रिग्रेट करते हैं कि हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजय राउत ऐसी बातें बोल रहा है कि दूसरे जगह के लोग भी ये समझने को मजबूर होंगे कि जिसका एक नेता हमें पहचानने से इनकार कर देता है, हमें जानता नहीं है, उस पार्टी का साथ देके उसके साथ लेकिन रह वो के क्या अंजाम करें? तो भुगत चुके हैं ना राजीव जी, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे के साथ सारे विधायक सांसद चौपाटी में थे तो वो शेरो शायरी करते थे, कहते थे लाशें वहां से आएंगी, वो गए हैं तो पछताएंगे। लेकिन क्या हुआ? अब तो पछता वही रहे हैं। देखिए, समस्या यही है, इस बात की समस्या है कि जब धृतराष्ट्र के आंखों पे पट्टी बंधा था, पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया। एक तो अंधा था ही, दूसरी बात और पुत्र मोह में अंधा होने के बाद मुझे दुर्योधन की कोई बुराई दिखाई नहीं पड़ती थी। उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ऐसी स्थिति है। एक बार इतना बड़ा झटका लग गया, पूरी पार्टी बिखर गई। अभी भी बार बार इस बात का जिक्र शिंदे गुट के नेता कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अगर आत्मनिरीक्षण करेंगे और सोचेंगे कि पिछले 2.5 सालों में हमने क्या क्या किया, बाला साहब ठाकरे के साथ, जो उनके पिता थे, शिवसेना के फाउंडर थे, उनके साथ धोखा किया, हिंदुत्व के साथ धोखा किया, हमने पूरी अपनी विचारधारा को बदल दिया और उन लोगों का साथ ले रहे हैं जो हमेशा उनकी विचारधारा से विपरीत चले हैं। वो उन लोगों का साथ दे रहे थे जो लोग हिंदुओं के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, और उन जिहादी लोगों के साथ लेने वाले के साथ गठबंधन करके हमने हिंदुओं को भी धोखा दिया। ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करने वाले उद्धव ठाकरे को अब फिर से एक बार सोचना चाहिए बैठ के कि इतने विधायक शिंदे के साथ क्यों गए। अगर ये आत्मनिरीक्षण कर लेंगे तो उसके बाद पार्टी में यूनिटी की बात भी होगी, और शिंदे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया गया था। यह शिंदे गुट के कुछ नेताओं का कहना है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे संजय राउत के साथ है, उद्धव ठाकरे एनसीपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, और अब एक नई पार्टी का साथ भी ले रहे हैं जो बाला साहब ठाकरे के खिलाफ थे। प्रकाश अंबेडकर की बात कर रहे हैं। बीएमसी के चुनाव में पहले ही महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टियां हैं। उद्धव ठाकरे का गुट है, दूसरी तरफ एनसीपी है और कांग्रेस है। ये 3 पार्टी आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है कि तीनों एक साथ चुनाव बीएमसी में लड़ेगी।
लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे को लगा कि इन दोनों के सहयोग से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बीएमसी उनके हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में उन्होंने बहुजन वंचित अघाड़ी, जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उनके साथ गठबंधन की घोषणा कर दी। प्रकाश अंबेडकर अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर के परपोते हैं, तो ऐसे स्थिति में उनके साथ गठबंधन का मतलब बाला साहब ठाकरे के उस विचारधारा के खिलाफ जाना है जो हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे पर जातीय आधार पर राजनीति करने वाले से दूर रहते थे। प्रकाश अंबेडकर के साथ बाला साहब ठाकरे का जो टकराव था वो कोई दलित उत्थान के नाम पर नहीं था। उन्होंने कभी इस बात के लिए टकराव नहीं किया कि ये दलितों की बात कर रहे हैं, दलित उत्थान की बात कर रहे हैं। अपने कम्युनिटी के लिए जो करना है आप कीजिए, लेकिन अपनी कम्युनिटी के विकास के नाम पर राजनीति करके आप पूरे हिंदुत्व में विद्रोह की भावना मत पैदा कीजिए, जो अभी दलित की राजनीति करने वाले सारे नेता कर रहे हैं। मनुवाद की बात करेंगे, हिंदुत्व के बीच फूट डालने की बात करेंगे। 1000 साल पहले की बात, 200 साल 500 साल की नहीं, हजार साल पहले की बातों को अब के संदर्भ में करके वो एक तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपस में ही एकता नहीं रहेगी तो फिर दूसरे हावी होंगे ही। इसीलिए यहां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हावी रहे पिछले 60-70 सालों से, और वही स्थिति अब उद्धव ठाकरे की हो गई है। ये प्रकाश अंबेडकर के साथ लगातार टकराव होता रहा, हर मुद्दे पर टकराव रहा। जब जब वो दलितों की बात करते हुए महाराष्ट्र के सवर्णों के, मराठाओं के खिलाफ बोलते रहे, और उद्धव ठाकरे उनके साथ गठबंधन सिर्फ इस आधार पर कर रहे हैं कि बीएमसी में उनको कुछ दलित वोट मिल जाएंगे जो प्रकाश अंबेडकर के समर्थन में आते हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस प्रकाश अंबेडकर ने लगातार मराठाओं के खिलाफ बोला है, महाराष्ट्र के सवर्णों के खिलाफ बोला है, जो दलित राजनीति के नाम पर हिंदुओं के बीच फूट डालने का काम किया है, उस प्रकाश अंबेडकर के साथ में अगर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के अंदर के जो दूसरे लोग हैं, जो महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हैं, जातीय राजनीति करने वाले नहीं हैं, जो बाला साहब ठाकरे के उस राजनीति के साथ हैं, जब उन्हें अपनी ही पार्टी में विरोध झेलना पड़ा था इस आधार पर कि अगर उद्धव ठाकरे के पिता जो आधार को ठुकरा रहे थे कि अगर ओबीसी की राजनीति नहीं करेंगे, मराठाओं की राजनीति नहीं करेंगे, जातीय राजनीति नहीं करेंगे, तो एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे की इसी पार्टी को खा जाएगी। बाला साहब ठाकरे उसी के विरोध में अपनी पार्टी में ही विरोध झेल रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम हिंदुत्व के नाम पर जातीय राजनीति नहीं करेंगे। आज उन्हीं के साथ मिल गए हैं। तो बीएमसी चुनाव की घोषणा के बाद जैसे ही इनका गठबंधन होगा और जैसे ही ये वैचारिक तौर पर फिर से बीएमसी में उतरेंगे, अजान का मुद्दा भी आएगा, मस्जिद का मुद्दा भी आएगा, मुसलमानों के वहां पर बढ़ते वर्चस्व का मुद्दा भी आएगा, और फिर उस समय जब ये इन सेकुलर पार्टियों के लिए, जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां कर सकते हैं, एनसीपी, कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर जैसे लोगों के साथ मंच पर जाके इन्हीं हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले लोगों की बुराई करेंगे, तो उस समय फिर से एक बड़ा विस्फोट होना है। और उसकी शुरुआत नासिक में हुई है। इतने लोग जो छोड़ कर गए हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि अभी भी अगर नहीं सुधरोगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। खबरें तो ये सामने आ रही है कि कुछ विधायक और सांसद भी जा सकते हैं। बिल्कुल, ये खबर तो है और इसकी तैयारी भी हो रही है। एकनाथ शिंदे ने पिछले दिनों कई बार इस बात के संकेत दिए कि उद्धव ठाकरे से नाराजगी अभी भी अंदर में है, वो इंतजार कर रहे हैं सही मौके का। देखिए, ये बात तो तय है कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें अब किसी और के समर्थन की जरूरत नहीं है। ये दोनों काफी हैं, इन दोनों के मिला के सरकार में समर्थन है। अब जो भी लोग आएंगे वो इस आधार पर नहीं आएंगे कि सरकार में उनकी भूमिका होगी, एडजस्ट कराए जाएंगे, मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब इन लोगों को अपने साथ लाया जा सकता है। आने के लिए तैयार बैठे हुए लोग भी इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, जब सबसे जरूरी हो राजनीति में एक आघात करने की,
उस समय उद्धव ठाकरे का साथ छोड़े, और वो है बीएमसी का चुनाव। क्योंकि चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है अवधारणा बनना कि कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। अगर किसी के बहुत मजबूत होने के बावजूद भी उसके प्रति अवधारणा बन गई कि ये पार्टी चुनाव हार रही है, तो उसके बाद 10 से 20% वोट उसके इस आधार पर खिसक जाते हैं, जो सोचते हैं कि हम किसी के समर्थक तो नहीं है लेकिन जीतने वाले पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो इसका फायदा क्या बीएमसी चुनाव में होगा? क्योंकि बात आज शुरुआत में मैंने डबल इंजन सरकार की क्योंकि अभी इन दिनों अयोध्या को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया कि अयोध्या में महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा एकनाथ शिंदे की सिफारिश पे, और कई ऐसी बातें हैं, उद्योगपतियों से बातचीत। योगी पहुंचते हैं महाराष्ट्र तो इन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? बिल्कुल बुरा लग रहा है, इसीलिए क्योंकि अब योगी महाराष्ट्र बार बार जाएंगे, मुंबई बार बार जाएंगे। ये तो शुरुआत थी इन्वेस्टर मीट्स की। संजय राउत को तो रोड शो से ही दिक्कत हो गई। उनको इसी से दिक्कत हो गई, क्योंकि संजय राउत को लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति हिंदुत्व की उपस्थिति होती है। एक तो वो उनके ड्रेस पर पहले ही कांग्रेस के लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया, मॉडर्न बनाने की बात करने लगे, जबकि इन लोगों को पहले ये कहना चाहिए कि मॉडर्न बनाने के तरीके ये ओवैसी को क्यों नहीं बताते हैं। क्या इस्लाम में जरूरी है कि उसी तरह से दाढ़ी मूंछ रखी जाए? पूरे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रखता है, सब क्लीन सेव रहते हैं, अच्छे स्थिति में रहते हैं, चाहे जनरल हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर दूसरे मिनिस्टर हो। उन लोगों को तो सलाह नहीं दी जाती है, फिर भी वो मॉडर्न रहते हैं। ओवैसी कैसे ऐसे रहते हैं? वो उस संत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो राजनीति में समाज सेवा करने के लिए आए हैं। अभी भी वो गोरखनाथ पीठ के महंत ही हैं। वो अपना ड्रेस क्यों बदले? मॉडर्न दिखने के लिए ड्रेस बदलने की जरूरत हो तो पूरे साउथ इंडिया का ड्रेस चेंज होना चाहिए। इस तरह के बयान ये बताता है कि मोदी और योगी की धमक से इन लोगों को बड़ी दिक्कत। बिल्कुल, डर इस बात का है कि भगवा देखते ही इनको परेशानी शुरू हो जाती है, और इसलिए संजय राउत भी उसमें कूद गए। और उद्धव ठाकरे और संजय राउत को यह पता है कि अब बीएमसी के चुनाव में योगी बार बार मुंबई आएंगे, तो पहले ही एक अवधारणा बनाओ कि योगी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, तो मुंबई का पैसा खींच के यूपी में ले जाएंगे। जैसा कि संजय राउत ने कहा कि मुंबई के फिल्म सिटी को खत्म करके वो यूपी में फिल्म सिटी बनाएंगे। तो क्या मुंबई के बदले अगर हैदराबाद में एक फिल्म सिटी बना, रामोजी फिल्म सिटी, तो मुंबई का बॉलीवुड खत्म हो गया? लोगों को तो आज तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से ही ना है, क्योंकि बॉलीवुड को लेकर जब सवाल खड़े होते हैं तो लोग योगी आदित्यनाथ से मदद मांगते हैं कि बायकॉट जो चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि इन लोगों को पता है कि अब जो धमक है, अब जो हिंदुओं की बात की जा रही है, जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो बाइकाट करने वाले हैं, वो उन्हीं की बात सुनेंगे जो हिंदू की बात करते हैं। और इसीलिए इन लोगों को इस बात की परेशानी है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे अब योगी को कितना भी खींचने की कोशिश करें, इनकी आलोचना करें, अब वो रुकने वाले नहीं हैं। और उन्होंने एक बड़ा गिफ्ट भी दिया, जैसे महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी बात है कि अयोध्या में वहां महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा, यानी पूरे महाराष्ट्र से लोग जो राम मंदिर देखने जाएंगे वो वहां पर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, वहां के मंत्री विधायक भी ठहर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अयोध्या में महाराष्ट्र भवन देने की बात एक बड़ा गिफ्ट है हिंदू राम भक्तों को महाराष्ट्र के लिए। तो ये डबल इंजन की सरकार इसी को कहते हैं, जिसकी मतलब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। और यही बात है कि बीएमसी के चुनाव में जो आगे भूमिका इन लोगों की होने वाली है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ा झटका उस समय होगा जब बीएमसी चुनाव के घोषणा के बाद उनकी पार्टी एक बार और टूटेगी और ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी इस पार्टी में रह जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो योगी की धमक महाराष्ट्र में भी असर डाल रही है। ये फायदा डबल इंजन की सरकार का ही है ना। एकनाथ शिंदे ने योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में महाराष्ट्र भवन बनाए जाने के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मांग को योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी भी दे दी। योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे को लेकर उद्धव गुट में काफी टेंशन है और इसी वजह से संजय राउत आए दिन ऊट पटांग बयान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दे रहे हैं। पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का इंपैक्ट अब महाराष्ट्र में भी साफ साफ देखा जा सकता है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।